सो हेलो स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो थर्ड टाइप था, या बोला जाए नर्वस सिस्टम का जो थर्ड पार्ट था, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो एएनएस हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या हम इसे कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड एएनएस इज़ द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम बनता है नर्व से, चाहे वो क्रेनियल नर्व हो जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, या स्पाइनल नर्व हो जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, इन्हीं से बनता है पीएनएस। तो अगर इन्हीं से बनता है तो ये अलग क्यों है, इसको समझते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व होती हैं। ठीक है, तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो जितने भी मोटर पार्ट हैं, मोटर पार्ट यानी चाहे वो प्योरली मोटर हो या जो मिक्स्ड में मोटर है, ठीक है, मिक्स्ड में भी सेंसरी और मोटर दोनों है। तो अगर मिक्स्ड का मोटर पार्ट ले लो और जो प्योर मोटर है उनको ले लो, इन सभी मोटर फाइबर्स, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स का जो एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं एएनएस। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो इन्हीं से बनता है। ऑल द मोटर न्यूरॉन्स या मोटर फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो जितनी भी मोटर नर्व होती हैं ये स्ट्रक्चरली एक साथ नहीं होती, लेकिन फंक्शनली ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं। फंक्शनली ये एक ग्रुप जैसा जो है ओरिएंटेशन इनका पाया जाता है और उसी ओरिएंटेशन को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एनएस इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा पार्ट है? मोटर फाइबर्स का पूरा पार्ट है, विच कंट्रोल एक्टिविटीज़ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड आर नॉर्मली इनवॉलेंट्री। तो ये वो पार्ट है जो इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये इनवॉलेंट्री होता है, इसीलिए नाम पड़ा है ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसको मेंटेन करता है? सच एज हार्ट बीट को मेंटेन करता है, पेरिस्टाल्सिस को मेंटेन करता है, स्वेटिंग को मेंटेन करता है। तो ये एएनएस से मेंटेन होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मेंटेन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएनएस कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस। तो ये हमें पता चल गया, मोटर न्यूरॉन जो फाइबर्स हैं ये सब एक साथ कंसिस्ट होते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर एक साथ नहीं बनाते, लेकिन इनकी एक साथ जो प्रेजेंस है उसको एक साथ जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम कह रहे हैं। सो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स जो पीएनएस की हैं वो बनाती हैं एएनएस। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एएनएस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो मैक्सिमम जो एक्टिविटी है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओवरऑल कंट्रोल जो है वो मेंटेन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड हाइपोथैलेमस। तो एएनएस का जो ओवरऑल कंट्रोल है, जो मेन गवर्निंग पावर है, वो किसके पास है? मेडुला ऑब्लांगेटा और हाइपोथैलेमस के पास है। एएनएस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट। ये नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट के मेंटेन करने के प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, याद रहेगा क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस किससे मेंटेन होता है भाई? एएनएस से मेंटेन होता है। अब ये नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन होगा? दो चीज़ों से, या तो बॉडी की एक्टिविटी की रेट को बढ़ाना पड़ेगा या तो उसे कम करना पड़ेगा। तो बढ़ाना और कम करना ये दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, यानी एक सिंपैथेटिक सिस्टम हो जाता है जो बॉडी एक्टिविटी की रेट को बढ़ाता है और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो जाता है जो बॉडी की एक्टिविटी की रेट को कम करता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक करके दो इसके डिविजन्स बन जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे एसएनएस कहा जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहा जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड सच एज इंटरनल it is related with such internal reactions which increases the protection of body in adverse condition by calorie consumption। तो ये उन एक्टिविटीज़ से रिलेट है जो बॉडी एक्टिविटी की रेट को बढ़ा देते हैं, कैलोरी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सपोज करिए
हम कहीं खड़े हैं और हमारे सामने कोई एनिमल या कोई ऐसा डॉग, स्ट्रीट डॉग या कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, या कोई कैटल दौड़ता, हम क्या करेंगे भाई, भागेंगे। जब हम भागेंगे दौड़ेंगे तो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। ऐसे में क्या होगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल पाए ऐसी कोशिश करेगी हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी को अभी ज़्यादा की ज़रूरत है, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो गया। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या क्या होगा भाई, देखो हार्ट बीट बढ़ गई, जल्दी जल्दी हार्ट पंप होने लगेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, जल्दी जल्दी CO2 ऑक्सीजन अंदर जाने लगेगी जिससे कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी एनर्जी बन पाए। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लगेगा ताकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो बॉडी टिश्यू में पहुंच पाए। हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा। एड्रेनलिन ही पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन भी, एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। हमारी प्यूपिल्स, आँख की जो पुतलियाँ हैं, प्यूपिल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी, बहुत साफ दिखाई देगा हमें। क्यों भाई, भागना किधर, रास्ता तो दिखना चाहिए, तो रास्ता दिखेगा तभी तो अपन भागेंगे। तो क्या होगा, प्यूपिल्स डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, क्लियर विजन हो जाएगा। और हमारी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। जो गैस्ट्रिक, जब हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करके ही मसल्स और पेरिफेरल पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दी जा रही है, क्योंकि अभी जान बचाने की स्थिति, हमें भागना है अपने आप को उस एनिमल से बचाकर। तो जब हम भागेंगे तो क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मोबिलिटी स्लो हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो जब सिंपैथेटिक एक्शन होता है तो जो चीज़ें बढ़ती हैं वो ऊपर, और कम क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोबिलिटी, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की मोबिलिटी, एलिमेंट्री कैनाल का एक्शन, डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। किसमें, सिंपैथेटिक एक्शन में, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम वहाँ से भागे और एक सेफ प्लेस पर पहुँच गए। अब क्या हो रहा है, अब हम वहाँ हाँफ रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से हाँफ रहे हैं, तेज़ी से सांस ले रहे हैं, रिलैक्स करने की कंडीशन में। अब क्या होगा, अब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन काम करेगा और सिंपैथेटिक जो है कम होगा और पैरासिम्पैथेटिक ऊपर जाएगा। क्या कम होगा, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। पहले हमें ज़रूरत थी ज़्यादा की, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन किया कैसे, एक्टिविटी को बढ़ाकर। अब हमें ज़रूरत है रिलैक्स करने की, अब क्या करेगा, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा कैसे, एक्टिविटी को घटाकर। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, तुरंत नहीं होगी, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। स्वेटिंग हो ही रही थी, बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल डिक्रीज़ होने लगेगा, प्यूपिल का डायमीटर रिड्यूस होने लगेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी रिड्यूस होने लगा। लेकिन अब जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब जो है, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो रन करेगा, तो अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन में मोबिलिटी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने लगेगा और एड्रेनलिन सिक्रीशन भी अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। जब ज़रूरत हो तो बढ़ा देते हैं और जब ज़रूरत हो तब कम कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्शन एक्ट अपोजिट टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और क्यों काम करते हैं, टू ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक था हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इससे पहले हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ा था, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद अब आ गए हैं हम अपने अगले पार्ट पे, जिसे हम कह रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़ा था कि बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता है। एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है जो न्यूरॉन्स से गवर्न होता है, नर्वस सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट करता है,
और एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो होता है जो हार्मोन से कंट्रोल होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स जो कि एक फॉर्म ऑफ केमिकल होते हैं और इसलिए केमिकल्स या हार्मोन्स के होने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में। आगे बढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो बात करें कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। द सिस्टम विच गवर्न केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जो सिस्टम गवर्न करता है उस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। ये सिस्टम जिन ग्लैंड्स का बना होता है उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने पढ़ा है अपने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी टिश्यू में, हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ ग्लैंड में कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती और ये ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करती हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनकी ब्लड सप्लाई नॉर्मली किसी दूसरे ग्लैंड से या किसी दूसरे ऑर्गन से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दे आर हाईली वेस्कुलर एंड दे हैव वेरी हाई ब्लड सप्लाई, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है उस सिस्टम को, उस ऑर्गन्स के ऑर्गेनाइजेशन को जो एंडोक्राइन या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पार्ट लेते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। फिर आते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज़ नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइन सिस्टम से जिस एंडोक्राइन सिस्टम में जिस हम मतलब साइंस की जिस ब्रांच में हम एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ये एक तरह से एक बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है, एक सब्जेक्ट है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उन हार्मोन्स का बॉडी पर क्या एक्शन होता है उस एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर वो हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब हाइपर सिक्रीशन जिसे कहते हैं, अगर उनका सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए उसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। तो अगर उस ग्लैंड का हाइपर सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, और यदि उस ग्लैंड का हाइपो सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, अपने इस टॉपिक में, इस पार्ट में। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स, उनके फंक्शन, उनके हाइपर सिक्रीशन और उनके हाइपो सिक्रीशन को स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, थॉमस एडिसन, यहाँ पर ये याद रखना ADDISON है, एडिसन है। नेक्स्ट आते हैं, तो इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, डक्टलेस ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, और यही डक्टलेस ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। यही डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। कुछ ऐसी ग्लैंड भी पाई जाती हैं, हमने पढ़ा है, जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक थर्ड टाइप का ग्लैंड पाया जाता है जिसे कहते हैं मीजोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। मीजोक्राइन और हेटेरोक्राइन क्या होता है कि जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, मतलब उनमें डक्ट भी प्रेजेंट होती है और उनमें हार्मोन्स भी सिक्रीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्मोन्स उन डक्ट से रिलीज़ होता है। हार्मोन के लिए अलग सिस्टम जो कि हम ब्लड में हमने पढ़ा था, ब्लड में रिलीज़ करते हैं, और जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन डक्ट से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। तो ये सिस्टम है जिसमें डक्टलेस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये डक्टलेस ग्लैंड्स कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती हैं जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों, हार्मोन्स कहा जाता है। ये हमें याद रखना है कि इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये हार्मोन कहाँ रिलीज़ होते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं ब्लड में। हमने पढ़ा है इनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और डक्ट
अगर पाई नहीं जाती और इस हार्मोन को किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी इसका टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल उस जगह से दूर है जहाँ पर ये सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना, टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल उस जगह से दूर है जहाँ ये सिक्रीट हो रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, वहाँ जाने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ मीडियम का काम कौन करता है बच्चों? यहाँ मीडियम का काम करता है ब्लड, ठीक है, याद रहेगा, यहाँ मीडियम का काम करता है ब्लड। ब्लड से ही होते हुए ये पूरी बॉडी में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स कभी कभी उसी जगह पे काम करते हैं जहाँ वो सिक्रीट होते हैं, यानी समटाइम्स दे एक्ट लोकली वेयर दे आर सिक्रीटेड एंड समटाइम्स दे एक्ट इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब जहाँ सिक्रीट होते हैं वहाँ से दूर, टारगेट ऑर्गन इनका दूर पाया जा सकता है। So these hormones are released into the blood to reach their target organ which is local or remote। तो ब्लड के थ्रू ही ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि ब्लड हमारी बॉडी में, जो सिर में ब्लड फ्लो करता है वही सभी हाथ पैर और सभी ऑर्गन्स में भी वही ब्लड जाता है और वो सर्कुलेट होता है। तो यानी ब्लड से होते हुए हार्मोन्स बॉडी के सभी पार्ट्स में, सभी टिश्यू तक लगभग पहुंच सकते हैं, और इसीलिए ये सबसे अच्छा माध्यम है हार्मोन्स के ट्रैवल करने का, ठीक है। तो लोकल और रिमोट, यानी जहाँ ये सिक्रीट होते हैं, जिस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, हो सकता है उसी ग्लैंड के आसपास या उसी ग्लैंड में एक्ट करें, या हो सकता है किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे टारगेट ऑर्गन में, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये बात हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है दे परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शन ऑन देयर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। ये अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये फंक्शन जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का ही फंक्शन पाया जाता है। तो जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारे फंक्शन अपने टारगेट ऑर्गन पर ही परफॉर्म करते हैं, और टारगेट ऑर्गन पर इनको हार्मोन्स को रिसीव करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। टारगेट ऑर्गन में जो टारगेट सेल्स होती हैं जहाँ इनको एक्ट करना, भाई पहचानेगा कैसे, वो सेल कैसे पहचानेगी कि इसको कहाँ जाना है, या हार्मोन कैसे पहचानेगा कि इसको कहाँ पर पहुँचना है, क्या इसका टारगेट ऑर्गन है। तो जो टारगेट ऑर्गन होगा, टारगेट सेल होगा, वहाँ पर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो उस हार्मोन को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी, जिससे ये पहचान पाते हैं कि हमारा टारगेट ऑर्गन कहाँ है, और टारगेट ऑर्गन भी पहचान पाता है कि इस हार्मोन को यहाँ पर आना है। लेकिन हार्मोन्स के बारे में एक ख़ास बात है कि इनका जो अगर लेवल जो है डिस्टर्ब होता है, इनका जो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, कभी इनका अमाउंट जो है काफ़ी बढ़ जाता है और कभी इनका अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है। तो जब इनका लेवल डिस्टर्ब होता है, आइदर हाइपर सिक्रीशन होता है या हाइपो सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से कई तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन लीड टू वेरियस डिसऑर्डर्स, जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन के बैलेंस से, डिसबैलेंस से, कौन से हार्मोन के कंसंट्रेशन के वेरिएशन से कैसा डिसऑर्डर होता है, ये बात हमें याद रखनी है। सो देयर एबनॉर्मल सिक्रीशन लीड टू सेवरल डिसऑर्डर। इनका अगर सिक्रीशन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से कई डिसऑर्डर हो सकते हैं। 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, याद रखना। मैंने बार बार ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि पूरे चैप्टर में क्या है, और अब उन्हीं को समराइज़ कर लेते हैं कि जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हमें केवल 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। तो कौन कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ये समझना पड़ेगा। पहला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है बॉडी में, कितने तरह की होती हैं। कुछ प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब जो केवल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कुछ मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती हैं, जिन्हें मीजोक्राइन या हेटेरोक्राइन कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पोजीशन से लेकर उनके अटैचमेंट से लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और कहाँ पाई जाती हैं। दूसरा हमें जो पढ़ना है कि व्हाट आर देयर सिक्रीशन, उनका सिक्रीशन क्या है, वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं ये तो पता चलेगा जब हम किसको देखेंगे, उन ग्लैंड्स को देखेंगे।
तीसरा आता है व्हाट आर देयर फंक्शन, कि जो ग्लैंड सिक्रीट हो रही हैं उन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन, जो हार्मोन सिक्रीट है उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज ऑफ सिक्रीशन, अगर उस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए, यदि उस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या होगा, और यदि उस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा। तो यानी उसका हाइपर सिक्रीशन भी पढ़ना है और उसका हाइपो सिक्रीशन भी हमें पढ़ना है, ये बात याद रखना है। यानी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो और कम हो जाए तो क्या होगा। तो यानी 5 पॉइंट हो गए। पहला, ग्लैंड्स एंड देयर प्रेजेंस, देयर पोजीशन, कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। दूसरा हमें पढ़ना है व्हाट आर देयर सिक्रीशन, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है। तीसरा हमें पढ़ना है व्हाट आर देयर फंक्शन, कि किस ग्लैंड का क्या हमें फंक्शन मिलता है। और फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है अगर उस हार्मोन का हमें क्या फंक्शन मिलता है। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है कि अगर उस हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो, यानी उसका सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। और फिफ्थ हमें पढ़ना है डिक्रीज़ ऑफ सिक्रीशन, अगर उस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं और हमें याद करने हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन जो नाम है, नेम वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, एक साइंटिस्ट थे स्टार्लिंग जिन्होंने हार्मोन नेम दिया था, ठीक है। हार्मोन को हम क्या जानते हैं, दे आर प्राइमरी और केमिकल मैसेंजर। हम इन्हें प्राइमरी मैसेंजर कह रहे हैं क्योंकि सबसे शुरुआती जो मैसेज है फ्रॉम द साइट ऑफ सिक्रीशन टू साइट ऑफ टारगेट ऑर्गन, वो कौन लेके जाता है, वो हार्मोन लेके जाता है, ठीक है। आगे टारगेट ऑर्गन पर पहुंचने के बाद या टारगेट सेल पर पहुंचने के बाद उस सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मैसेंजर कौन है, हार्मोन है, जो साइट ऑफ सिक्रीशन से यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक मैसेज लेके जाता है और इसीलिए इसे प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है। और केमिकल फॉर्म में पाया जाता है तो इसलिए इसे केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, ये बात भी हमें याद रखनी है। सो केमिकली अगर हम बात करें तो हार्मोन्स में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, ठीक है। तो अगर हम केमिकल नेचर की बात करें कि केमिकल है तो किस तरह का केमिकल है, कैसा केमिकल है। अगर हम इसके केमिकल नेचर की बात करें तो हार्मोन्स जो हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं ज़रा देखें। तो प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन क्या होता है, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की लंबी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। अगर बहुत लंबी चेन है, अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, यानी किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड से ही डिराइव होके कोई हार्मोन बने तो उसे कहते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव। थर्ड है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, यानी अमीनो एसिड की अगर शॉर्ट चेन है 10, 15 या ऐसे कुछ नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक चेन बना रहे हैं और वो चेन का जो स्ट्रक्चर है वो हार्मोन की तरह काम कर रहा है तो वो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अगर वही चेन थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो गई तो उसे लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, और उससे जब लंबी हो गई तो वो प्रोटीन। तो आप समझिएगा ये चारों जो कैटेगरी हो गई, प्रोटीन, अमीनो एसिड, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, ये सारे बनते हैं किससे, अमीनो एसिड से। सिंगल अमीनो एसिड से बना तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव, कुछ अमीनो एसिड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिए तो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, थोड़ी उससे ज़्यादा लंबी हो गई 50-60 अमीनो एसिड हो गए तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, और ज़्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो गए, थाउजेंड्स में पहुंच गए तो वो क्या हो गया, प्रोटीन हार्मोन। तो ये चारों जो है वो अमीन्स या अमीनो एसिड से बनते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का बना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं ये एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक हार्मोन यानी ये बॉडी में जो है एनर्जी का कंजम्पशन करके कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाते हैं, फैट जो है डिपोजिशन बढ़ाते हैं। तो एनाबॉलिक हार्मोन या बोला जाए स्टेरॉइडल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिनके केमिकल नेचर में, जो उनका केमिकल नेचर होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ऐसे हार्मोन्स जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में
कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उन्हें स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहा जाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स। नेक्स्ट आते हैं फैट डेरिवेटिव हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? फैट डेरिवेटिव हार्मोन। और फैट डेरिवेटिव हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये वो हार्मोन है जो फैटी एसिड से डेराइव होकर बनता है। एग्जाम्पल इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का रोल आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन मेन जो रोल आता है वो हम रिप्रोडक्शन में इसको पढ़ेंगे। नाम याद रखें फैटी एसिड डेरिवेटिव का, प्रोस्टाग्लैंडिन। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्मोन्स की जो ज़रूरत होती है वो हमें केवल स्मॉल क्वांटिटी में होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हार्मोन हाईली पोटेंशियल केमिकल्स होते हैं। ये जब टारगेट ऑर्गन में पहुंचते हैं, जब टारगेट सेल में पहुंचते हैं तो अंदर पहुंचने के बाद ये एम्पलीफाई होते हैं, इनका फंक्शन एम्पलीफाई होता है। जब एम्पलीफाई होता है तो इनका फंक्शन बहुत बड़े फॉर्म में एज ए रिज़ल्ट देखा जाता है और इसीलिए इनकी ज़रूरत बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है। सो एम्पलीफिकेशन इज सीन इन टारगेट ऑर्गन एंड दैट इज़ वाई दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनका फंक्शन कई मतलब मिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं ईजिली, हम इनको जो है ना वाटर में सॉल्युबल कर सकते हैं। दे आर ईजिली डिफ्यूजिबल इन टिश्यू, और वाटर में सॉल्युबल होंगे तो वाटर में मिक्स होके ये आसानी से टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर सकते हैं। और ये हेल्प करता है इनका नेचर किसमें? आसानी से सेल के अंदर एंटर करने में। लेकिन एक और बात आ जाती है कि जब बॉडी में जाते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इनके होने से, इनकी प्रेजेंस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी गवर्न होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हार्मोन्स जो है ये डायरेक्टली जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एज ए रिएक्टेंट पार्ट नहीं लेते, लेकिन इनके प्रेजेंस की वजह से, इनके वहाँ मौजूद होने की वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद ये हार्मोन क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिक्रीट हुए, आए रिसेप्टर ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन में गए, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हुई, कई मिलियन टाइम्स जो है ये एम्पलीफाई हुए। एम्पलीफाई होने के बाद जब वो रिएक्शन पूरा हो जाता है, जब मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद ये हार्मोन्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। लेकिन केवल एक अकेला ऐसा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो रीयूजेबल होता है, यानी यह बोला जाए कि ये यूज़ होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता और दोबारा से ये बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दोबारा से रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये दोबारा से यूज़ भी होता है। तो रीयूज़ होता है और अकेला ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि जब इसको रीयूज़ करेंगे, हम रीअब्जॉर्ब करेंगे तो उसके बाद जो है ये स्टोर होगा। तो अगर ये रीअब्जॉर्ब होता है तो याद रखो थायरॉक्सिन हार्मोन यूरिन में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब हो गया है। और ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो स्टोर होता है, और कोई हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं होता। थायरॉक्सिन हार्मोन अकेला ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर होता है, यूज़ होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता, रीयूज़ होता है और रीअब्जॉर्ब भी होता है। ये पॉइंट याद रखना। सो ट्रैवल इन बॉडी थ्रू ब्लड, ये भी हमें पढ़ा है कि भाई हार्मोन्स पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है। देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल्स आइदर ऑन सेल मेम्ब्रेन और इन साइटोप्लाज्म ऑफ द टारगेट ऑर्गन। जाहिर सी बात है कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जो टारगेट ऑर्गन पर रिसेप्टर हैं, वो या तो सेल मेम्ब्रेन पर मिलेंगे और या फिर साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन है इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और बाकी जो हार्मोन है इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन का रिसेप्टर टारगेट सेल, टारगेट ऑर्गन के साइटोप्लाज्म में मिलेगा और इसके अलावा जितने हार्मोन हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, अमीनो एसिड हो, फैट डेरिवेटिव हो, इनके रिसेप्टर हमें कहाँ मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, टारगेट ऑर्गन की सेल मेम्ब्रेन पर मिलेंगे। ये बात हमें नोट करनी है और याद करनी है क्योंकि पूछा जाएगा। दे आर एक्सक्रीटेड विथ यूरिन,
तो हमने बोला डिस्ट्रॉय होने के बाद ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? थायरॉक्सिन को छोड़कर। ठीक है, थायरॉक्सिन वो हार्मोन है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता और एक्सक्रीट नहीं होता थ्रू यूरिन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब समझना पड़ेगा बच्चों। मैं आपसे बोलता हूँ कि जब हम लाइव हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में, ठीक है, तो उस समय हमें एक रहता है कि आप जो नोट कर रहे हो तो हम जो है पॉज ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो तो हम पॉज ले लेते हैं, उस समय हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब हम वीडियो में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है पॉज लेना। आपने कोई चीज़ सुनी, आप पॉज लो, उसको नोट करो और फिर उसके आगे बढ़ो। ठीक है, मैंने बार बार बोला है, इट इज़ नॉट लाइक अ वेब सीरीज़ दैट यू आर गोइंग थ्रू द एपिसोड। तो आप पॉज लेकर चलो, पॉज लेकर लिखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो आगे आता है नॉन एंटीजेनिक और नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? नॉन एंटीजेनिक क्या होता है? जैसे किसी का हार्मोन अगर हम किसी की बॉडी में रिलीज़ करते हैं, या हमारी बॉडी में ही कोई हार्मोन रिलीज़ होता और वो प्रोटीन नेचर का है, तो वो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता। और जो प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता वो एंटीजन की तरह काम नहीं करता और उसे नॉन एंटीजेनिक हार्मोन कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुनो। जनरली हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से प्रोटीन आएगा तो वो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, तो वो जो बाहर से प्रोटीन आएगा वो एंटीजन की तरह काम करेगा। लेकिन ये बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता। हार्मोन बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करता और इसलिए इसे नॉन एंटीजेनिक कहा जाता है। और स्टिमुलेट नहीं करता तो किसी का भी हार्मोन किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल सकते हैं। यानी एक ह्यूमन का हार्मोन दूसरे ह्यूमन की बॉडी में डाला जा सकता है। और इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक कहलाता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर का हार्मोन किसी पर्टिकुलर की बॉडी में डाला है। जैसे ब्लड ग्रुप में हम लोग मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्पेसिफिक है, यानी एक पर्सन का हार्मोन हम दूसरे पर्सन की बॉडी में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ वो ना एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा और ना किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। तो नॉन एंटीजेनिक भी कहलाएगा और नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंस भी कहलाएगा। ये बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हार्मोन्स को लेकर। तो हार्मोन्स आर यूजुअली नॉट यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये हमने पढ़ा है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते। इनकी प्रेजेंस से मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट जो है अफेक्ट होती है, इधर बढ़ जाती है या कम होती है। जनरली तो बढ़ती है। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देयर प्रेजेंस अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे टीचर क्लास में आते हैं, सब शांत हो जाते हैं ना कि भाई टीचर ने तो कुछ बोला नहीं, अभी डांटना शुरू किया नहीं, मारना शुरू किया, लेकिन टीचर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? बच्चे शांत हो जाते हैं। तो वैसे ही हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होने लगता है। और कैसे? या तो ये रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं या तो सेल की परमिएबिलिटी को, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे सब्सटेंस का मूवमेंट उसमें आसानी से होने लगता है और अंदर पहुंचने के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो परफॉर्म होने लगता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये भी आपको नोट करना है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने बताया कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एक प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स्ड ग्लैंड। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये वो ग्लैंड हैं जो केवल और केवल हार्मोन ही सिक्रीट करती हैं, कोई और नॉन हार्मोनिक सब्सटेंस सिक्रीट नहीं करती। यानी ये वो ग्लैंड हैं जिनका एकमात्र सिक्रीशन अगर होता है तो वो क्या होता है? हार्मोन होता है। प्योरली डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती और इसीलिए इन्हें प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड पाई जाती हैं जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। दूसरे आ जाते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती हैं। एक्सोक्राइन यानी एंजाइमेटिक सिक्रीशन करती हैं, डक्ट पाई जाती है और एंजाइमेटिक सिक्रीशन को डक्ट से रिलीज़ करती हैं। और एंडोक्राइन यानी जो
हार्मोन सिक्रीट करती हैं उनको ब्लड में रिलीज करती हैं, पार्शियलिटी भी नहीं करती कि दोनों को मिक्स कर दिया, नहीं। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो अलग है, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो अलग है, दोनों अलग है। एग्जाम्पल आता है पैंक्रियाज, हमने पढ़ा है डाइजेशन में, पैंक्रियाटिक जूस जो कि एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, डाइजेस्टिव जूस है, वो एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रीट होता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट में हम पढ़ेंगे तो हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये वो हार्मोन है जो एंडोक्राइन पार्ट से सिक्रीट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा टेस्टिस में भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन में स्पर्म सेल्स और उसके साथ जो है एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और एंडोक्राइन सिक्रीशन में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ओवरी में भी यही है कि ओवम और उसके साथ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होता है ओवरी में प्रेजेंट ग्राफियन फॉलिकल से या मैच्योर फॉलिकल से और कॉर्पस ल्यूटियम से, वो हम आगे देखेंगे। इनके अलावा कुछ ऐसे भी माइनर ग्लैंड्स या बोला जाए माइनर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो माइनर ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, कभी कभार कुछ एक हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं जब ज़रूरत होती है। तो प्लासेंटा जो कि टेम्परेरी ग्लैंड है, एनल ग्लैंड जो है फेरोमोन सिक्रीट करती हैं, हम आगे उनको पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, उसमें भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। मसल ऑफ हार्ट से हमने पढ़ा था जो है एएनएफ सिक्रीट होता है, और ऐसे ही किडनी से भी हमने पढ़ा है रेनिन सिक्रीट होता है। तो वो माइनर ग्लैंड्स में आ जाती हैं जिनका मेन फंक्शन कुछ और है, यानी वो ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन में जब ज़रूरत होती है तब वो एक आध हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, तो उन्हें माइनर ग्लैंड्स कहा जाता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्गन एक्टिंग एज ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये तीनों जो है हेड में प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन से एसोसिएटेड पाए जाते हैं। नीचे नेक रीजन में अगर हम बात करें तो हमारा थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स से अटैच पाया जाता है, लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है। नीचे हमारा जो हमारी जो चेस्ट बोन स्टर्नम है उसके लोअर पोस्टीरियर पार्ट में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, और जो हमने बोला कि मेसोक्राइन ग्लैंड के एक और एग्जांपल गोनैड्स, जिन्हें हम टेस्टिस और ओवरी गोनैड्स यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्पर्म सेल या बोला जाए गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें गोनैड्स कहा जाता है। तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पाई जाती है, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गई किसकी, मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूँगा ये डायग्राम आप जो है बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी लेबलिंग से क्वेश्चन आता है। तो अब हम देखेंगे इन हार्मोन्स को, इन ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स में चलेंगे तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। इसका फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा इसका फंक्शन हमें, हाइपोथैलेमस का फंक्शन हमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर जो है हाइपोथैलेमस है, इसमें दो हमें स्टार लाइक जो है न्यूक्लियस मिल रहे हैं, और ये स्टार लाइक न्यूक्लियस नीचे आ रहे हैं किसमें, पोस्टीरियर, इसमें नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में भी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी, लेकिन मेनली जो है एक ही का जो इनर्वेशन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पाया जा रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, डायंसेफेलॉन में पाया जाता है, और हमने इसका न्यूरल फंक्शन तो देख लिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, बिहेवियर, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारा फंक्शन हमें हाइपोथैलेमस का पढ़ा है। टेम्परेचर को बैलेंस करना, जो हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो यही मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसमें, नर्वस सिस्टम में। एंडोक्राइन में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सारे हार्मोन डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ये सारे हार्मोन डायरेक्टली कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये बात याद रखना। ये हमेशा ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं,
ठीक है, जो किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, फिर दूसरा ग्लैंड या तो फंक्शन परफॉर्म करता है या वो किसी तीसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। ये ठीक वैसा होता है जैसे टीचर ने आपको कोई काम बोला कि बेटा कल ये करके लाना या ये ऐसा कुछ करके आना है। आप घर गए, आपने वो काम अपनी मम्मी को बोल दिया, मम्मी कल टीचर ने ये प्रोजेक्ट बनाने को बोला, मेरे को नहीं मालूम, आप बना। अब पेरेंट्स लगे हैं, ठीक है, पेरेंट्स लगे। अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, तो ऐसा कुछ देखने को भी मिला सोशल मीडिया पे कि बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, पेरेंट्स बैठ के उनका होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने किसी को बोला और उसने किसी और को बोला, सेम फंक्शन। वैसा ही होता है किसका? हाइपोथैलेमस के हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करने वाले हार्मोन नहीं होते। ये हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं उसके हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और वो फिर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी होता है कि ये जिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं वो किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, यानी या तो ये स्टिमुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, यानी जो दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, दूसरे हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, या तो ये इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो किसी दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जिससे उस ग्लैंड का फंक्शन इनहिबिट होता है। तो हाइपोथैलेमस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे हार्मोन सिंथेसाइज होते हाइपोथैलेमस में है, यहाँ से जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स भी एग्जैक्टली क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, लेकिन वो रिलीज़ कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करने वाला हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। क्या सिक्रीट करता है? स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन। या तो ये स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन सिक्रीट करता है या तो ये इनहिबिट करने वाला हार्मोन सिक्रीट करता है। सो ग्रोथ हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, अगर हम बात करें तो हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एक्ट्स ऑन ग्लैंड टू रेगुलेट देयर सिक्रीशन। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, दूसरे ग्लैंड पर एक्ट करते हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें, वो अपना सिक्रीशन करें, जिससे उनके सिक्रीट होने वाले हार्मोन आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहला हार्मोन आ जाता है, नोट करते चलेंगे आप, GHRH। GHRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही समझ जाएंगे कि ये ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने वाला हार्मोन GHRH है। और यहाँ पे ये किस पे काम करता है? देखो, इट एक्ट ऑन, नोट कर लेना आप, मैंने सारा नोट नहीं किया, आपको नोट करने के लिए रखा है। इट एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करे। ग्रोथ हार्मोन क्या है? एक ऐसा हार्मोन जो बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो उसको सिक्रीट कराने वाला GHRH। दूसरा आता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जाहिर नाम से समझ गए होंगे कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रिड्यूस करने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन GHIH। ये भी किस पे काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहाँ अपना फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तीसरा आता है हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन विच आर FSH एंड LH। तो FSH और LH ये दो हार्मोन हैं जिनको एक साथ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, और ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। इनको स्टिमुलेशन मिलता है हाइपोथैलेमस से, किसके थ्रू? GnRH। तब ये FSH और LH सिक्रीट करते हैं और इन दोनों को एक साथ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, यानी गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन है GnRH। नेक्स्ट आते हैं TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहीं कहीं TRF भी लिखा सकता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो TRH क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करता है। इट एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट TSH।
TSH सिक्रीट कराने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये भी सीधे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं MRF, मद्रास रबर फैक्ट्री मत समझ लेना, मेलानोसाइट्स रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है। बोले MRF याद आ गया, मद्रास रबर फैक्ट्री नहीं, मेलानोसाइट्स रिलीजिंग फैक्टर याद रहे इसलिए बोल रहा हूँ। मेलानोसाइट्स रिलीजिंग फैक्टर ये वो हार्मोन है या वो फैक्टर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है और MSH के सिक्रीशन को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। ये यानी ये भी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दिस ऑल्सो एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ACTH। ACTH इज व्हाट? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट कराता है। कौन? CRH। नेक्स्ट आते हैं PRF। PRF क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर की बात करें तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है टू सिक्रीट सिक्रीशन ऑफ टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एंड PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो एक हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाता है और एक हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करता है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करके, ठीक है, किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करके अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे ग्लैंड पे, ग्लैंड नंबर 2 जिसे हम कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है या इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बोन से सराउंडेड होता है और एपिफाइसिस इसको सराउंड करता है और इसलिए इसको हाइपोफाइसिस। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है और इसीलिए ये ग्लैंड है और इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हमने देखा है जस्ट एंटीरियर लोअर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में ये अटैच होता है और हाइपोथैलेमस से ये अटैच होता है किससे? एक स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर है, स्टॉक जैसा, जो इसको अटैच करता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन बॉक्स का जो रूफ है वो बना होता है स्फेनॉइड बोन का और स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है और उस पार्ट को बोलते हैं सेला टर्सिका और वो डिप्रेशन, वो पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को सराउंड करता है। तो उसी सेला टर्सिका में ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। सो इट इज़ सिचुएटेड इन सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन क्या है? इट फॉर्म द नॉट रूफ, इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ ब्रेन बॉक्स, ठीक है, फ्लोर ऑफ ब्रेन बॉक्स बनाता है। रूफ मेरे ख्याल से निकल गया था, तो ये फ्लोर ऑफ ब्रेन बॉक्स बनाता है स्फेनॉइड बोन। नेक्स्ट बात करते हैं अटैच टू हाइपोथैलेमस थ्रू ए स्टॉक विच इज़ नोन एज इन्फंडिबुलम। तो ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टॉक से और उस स्टॉक को हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। हम डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये वो इन्फंडिबुलम है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच करता है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, हमें कुछ न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हुए दिख रहे हैं जिन्हें हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कह रहे हैं और एक पोर्टल सर्कुलेशन भी दिख रहा है। ये दोनों जो मीडियम है ये हाइपोथैलेमस से ही आने वाले हार्मोन्स को लाने के लिए हैं। हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन हाइपोथैलेमस में
सिक्रीट होते हैं, वहीं उन सिंथेसाइज होते हैं, केवल वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं और यहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। सो दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड दे आर रिलीज्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। और रिलीज़ करने के लिए ही ये पोर्टल सर्कुलेशन और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो आते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। ये बात याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आते हैं पोर्टल सर्कुलेशन से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से। तो इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स का इनर्वेशन पाया जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम का इनर्वेशन पाया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो बड़े बड़े लोब पाए जाते हैं और एक छोटा कॉम्पैक्ट लोब, मिडिल लोब भी होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स मेनली, दो बड़े लोब, एंटीरियर लोब जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और दूसरा पोस्टीरियर लोब जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये याद रखना है। आगे आ जाते हैं, मिडिल कॉम्पैक्ट लोब इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। एक मिडिल कॉम्पैक्ट लोब भी पाया जाता है और वो भी एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे आर रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले हार्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये वो ग्लैंड है जो खुद पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, और ऐसे भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। तो इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम एडिनो हाइपोफाइसिस को डिस्कस करेंगे, जो इसी कंटिन्यूएशन में, इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, ऐसा नहीं है। और फर्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में, और इस पार्ट में हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी या बोला जाए एडिनो हाइपोफाइसिस को डिस्कस करेंगे। सो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, और इस लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और इससे सिक्रीट होने वाले सभी हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर के हैं। तो ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, यानी ऑल आर प्रोटीन हार्मोन। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी या बोला जाए एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पहला हार्मोन है, जनरली हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसे GH से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। और अगर इस हार्मोन की बात करें तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय सम स्पेसिफिक सेल्स, कुछ खास सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं जिन्हें सोमेटोट्रॉप सेल्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है क्या, सोमेटोट्रॉप सेल्स कहा जाता है। दे फंक्शन ऑन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ग्रोथ किस तरह की ग्रोथ? ये फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे इनका कोई फंक्शन नहीं होता। याद रखना है इस पॉइंट को कि फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ पे इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पर हमें इनका कोई भी एक्शन दिखाई नहीं देता है। किसका? ग्रोथ हार्मोन का। और ख़ास ही साथ ही पॉइंट आता है कि मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाते हैं। और मेन अगर हम फंक्शन की बात करें तो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्रोथ जो है
ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो फंक्शन है मेन क्या है, इंक्रीज जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की जनरल ग्रोथ को ये इंक्रीज़ करते हैं। जनरल ग्रोथ को अगर हम इंक्रीज़ करने की बात करें, जनरल ग्रोथ को ये इंक्रीज़ करते हैं, यानी पूरे बॉडी, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर एक्ट नहीं करते, पूरी बॉडी पर ये जनरली एक्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ को, ऑर्गन्स की ग्रोथ को, बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ को ये इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ लेंथ ऑफ बोन्स, बोन्स की लेंथ को बढ़ाते हैं, जिससे हाइट बढ़ती है। तो इंक्रीज़ लेंथ ऑफ बोन्स भी इनका एक फंक्शन देखने को मिलता है, जो कि ग्रोथ को लीड करता है। प्रमोट सेल डिवीज़न, ग्रोथ कराने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेल डिवीज़न का होना, जिससे नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ेगी। तो सेल डिवीज़न को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन ख़ास तरह का सेल डिवीज़न, किसको, माइटोसिस को। हमने पढ़ा है कि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ये प्रमोट करते नहीं, तो मियोसिस को प्रमोट नहीं करते, स्ट्रक्चरल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इसीलिए स्ट्रक्चरल सेल्स में होने वाले डिवीज़न को भी ये प्रमोट करते हैं, जो कि माइटोसिस है इन मैनी ऑर्गन्स। माइटोसिस को प्रमोट करते हैं इन मैनी ऑर्गन्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज फैटी एसिड लेवल इन प्लाज्मा। फैटी एसिड का लेवल प्लाज्मा में बढ़ेगा तो सेल्स उन फैटी एसिड को यूटिलाइज करेगी और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करेगी, इसलिए प्लाज्मा में फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, फैट के ब्रेकडाउन से, लिपिड के ब्रेकडाउन से। तो लाइपोलाइसिस होती है, ठीक है, नोट कर लेना, ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड लिपिड, लाइपोलाइसिस होती है, जिससे प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा कौन सा प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा में फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे सेल्स यूज़ कर पाती हैं और एनर्जी ऑब्टेन कर पाती हैं। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सेल्स को ग्लूकोज भी चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए ये ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया नोट कर लेना बेटा, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन बॉडी इज़ नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। और नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड अपटेक बाय सेल। प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं और सेल से जो प्रोटीन को अपटेक कर रहा है वो सेल उस प्रोसेस को बढ़ाते हैं, जिससे सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकती हैं और प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मैंने बताया कि ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ हार्मोन, और इनके अगर हम सिक्रीशन के लेवल की बात करें तो एक आता है पॉइंट हाइपोसिक्रीशन की। अगर इनका सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन में पहला पॉइंट आता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म वो सिक्रीशन है कि अगर बर्थ से ही इनका सिक्रीशन लो है तो उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसमें बर्थ से ही जो चाइल्ड होगा उसकी ग्रोथ जो भी है स्टंट ग्रोथ होगी, रिड्यूस्ड ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ भी रिड्यूस्ड हो सकती है, मेंटल ग्रोथ भी रिड्यूस्ड होगी, फिजिकल ग्रोथ भी रिड्यूस्ड होगी, और जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो डिले होगा, रिड्यूस नहीं होगा, वो डिले होगा, ठीक है, ये याद रखना। रिड्यूस्ड फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी रिड्यूस होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो डिले होती है। दूसरा आता है, हमने पढ़ा ड्वार्फिज्म, अगर बर्थ से ही हाइपोसिक्रीशन है तो उसे ड्वार्फिज्म कहेंगे, और अगर प्यूबर्टी की एज में पहुंचने पर हाइपोसिक्रीशन हुआ, यानी प्यूबर्टी की एज, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, अगर मेल की बात करें तो 14 से 16 ईयर और फीमेल की बात करें तो 12 से 13 ईयर की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है, जिसे हम प्यूबर्टी कह रहे हैं, और अगर प्यूबर्टी की एज तक नॉर्मल है और उसके बाद ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो गई है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रिड्यूस हो गया है, देन दैट कंडीशन इज नोन एज एक्रोमाइक्रिया। तो रिड्यूस्ड ग्रोथ इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में पहुंचने के बाद अगर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है तो उसे कहते हैं एक्रोमाइक्रिया। और ऐसा ही जो है अपोजिट इवेंट पाया जाता है हाइपर सिक्रीशन में भी। हाइपर सिक्रीशन अगर बर्थ से ही सिक्रीशन बढ़ा हुआ है देन इट इज़ नोन एज जाइडेंटिज्म, ठीक है, जिसमें बर्थ से ही जो चाइल्ड होगा उसका ग्रोथ एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल से ज़्यादा उसकी हेल्थ, हाइट हमें मिलेगी और बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा, उसे कहते हैं जाइडेंटिज्म। और अगर प्यूबर्टी की एज में पहुंचने पर जो है ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, तो प्यूबर्टी तक ग्रोथ नॉर्मल थी, उसके बाद अचानक से बढ़ जाती है, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगेली, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्रोमेगेली में
जो पर्सन है, जो इसका जो सफ़रर पेशेंट है, उसकी हेल्थ हाइट जो है एबनॉर्मली बढ़ जाती है। कहाँ से बढ़ जाती है? एबनॉर्मली बढ़ जाती है प्यूबर्टी की एज के बाद, ठीक है। आदमी खली बन जाता है। खली इज़ द पेशेंट ऑफ एक्रोमेगली, याद रखना। वो एक्रोमेगली उसे है, उसमें प्यूबर्टी में हाइपर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का पाया जाए। और जनरल अगर हम अपीयरेंस की बात करें, जनरल अपीयरेंस, तो होता क्या है कि जब हम एक्रोमेगली की बात करते हैं तो कैसा दिखेगा, तो जो पर्सन होगा उसकी हाइट एबनॉर्मल होगी, हैंड्स की लेंथ एबनॉर्मल होगी, ठीक है। उसका चिन की लेंथ ज़्यादा होगी और एक तरफ को जो है चिन मुड़ी हुई पाई जा सकती है, इधर लेफ्ट और राइट साइड। गोरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये खली में नहीं है, लेकिन बाकी जो एक्रोमेगली के पेशेंट हैं उनमें हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला लाइक फेस अपीयरेंस। और टंग का साइज़ जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, जिससे बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, क्लियरली बोल नहीं पाते, उनकी बात जो है, उनका वॉइस जो है क्लियरली समझ में नहीं आ पाता। और ये हम देख चुके हैं WWE जब देखते थे तो हमें आवाज़ समझ में नहीं आती थी, हमें लगता था कि पहले तो ये कि कहीं बाहर से है, फिर बाद में पता चला अच्छा ये हिंदी बोल रहा है। तो वो बात हमें बाद में पता चली, क्योंकि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीच पाई जाती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ टंग का साइज़ बढ़ जाता है, तो एक्रोमेगली हो जाता है। और तो TSH जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और इस हार्मोन की बात करें तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड टू स्टिमुलेट इट्स हार्मोन, एंड दैट इज हार्मोन इज थायरॉक्सिन। यानी ये वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को सिक्रेट करे, अपने थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करे, जिसका स्टिमुलेशन TSH लेके जाता है किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमने पढ़ा था। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो वो ACTH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, और ACTH फिर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो ACTH स्टिमुलेट कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड to secrete its hormone and its cortical hormone। तो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट जो है, जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उन्हें कॉर्टिकल हार्मोन कहा जाता है। बहुत सारे होते हैं, मोर देन 40 हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है, लेकिन उन सबको एक साथ कॉर्टिकल हार्मोन कहा जाता है। और एंड ऑल ग्लैंड्स, ऑल हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड आर स्टेरॉयडल हार्मोन। वो सभी क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को टू सिक्रीट कॉर्टिकल हार्मोन, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दो तरह के होते हैं, FSH और LH, जिसमें से पहला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हम देख रहे हैं जिसे FSH कहा जाता है। FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सिक्रेट होता है, लेकिन दोनों में इसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो दोनों में अलग अलग होता है, और इसीलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट होने काम करने वाले इस हार्मोन के फंक्शन भी हमें अलग अलग मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? अगर हम मेल्स की बात करें, इन मेल्स दिस हार्मोन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मेल में ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। In male, this hormone stimulate spermatogenesis and normal functioning of seminiferous tubule। seminiferous tubule टेस्टिस में पाई जाने वाली वो ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पर स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उनको मेंटेन करता है FSH, जिससे नॉर्मल फंक्शन वो परफॉर्म करें और नॉर्मली हेल्दी स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करें। और दूसरा स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। तो साइट को भी स्टिमुलेट करता है, प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी जो है नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी FSH स्टिमुलेट करता है। फीमेल में इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में FSH जो है
स्टिमुलेट oogenesis. oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, ओवम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, oogenesis को स्टिमुलेट करता है, और डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल, और जो मैच्योर फॉलिकल है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte पाया जाता है जिसका ओवुलेशन होता है, तो फॉलिकल के अंदर ही गैमीट सेल पाई जाती है, उस फॉलिकल को मैच्योर कराता है FSH हार्मोन, जिसे ओवेरियन फॉलिकल या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज नोन एज ग्रेफियन फॉलिकल एंड इट इज़ मैच्योर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। इसका मैच्योरेशन FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। नेक्स्ट, अब FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में मैच्योरेशन भी होता है, और FSH हार्मोन से स्टिमुलेट होकर ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है, FSH हार्मोन से स्टिमुलेट होकर जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, ठीक है, याद रहेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कहाँ से? ग्रेफियन फॉलिकल से सिक्रीशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ये भी मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट होता है, लेकिन मेल में इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखने को मिलता है, मेल फीमेल में भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा रिमार्केबल फंक्शन की अगर हम बात करें तो फीमेल में इट स्टिमुलेट ओवुलेशन। अब ओवुलेशन समझिए क्या होता है, कि हम बात कर रहे थे जो मैच्योर फॉलिकल है जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हैं, उसके अंदर एक गैमीट सेल है, वो गैमीट सेल जिसे हम कॉमनली ओवम कहते हैं, जो ओवम होती है कॉमनली हम बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकल की बात करें वो सेकेंडरी oocyte होती है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ओवम पाया जाता है। अब वो ओवम ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज़ होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, वो ओवम ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर रिलीज़ होता है, फिर ओवरी से बाहर रिलीज़ होता है। इस रिलीज़ होने वाले प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। तो ओवुलेशन किसकी वजह से होता है? LH हार्मोन। LH हार्मोन जो है ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, जिससे उसमें से ओवम रिलीज़ होता है ओवरी और फॉलिकल के बाहर, और उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, अब जब ओवुलेशन हो गया तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ था अब ये क्या होगा? अब ये बदल जाता है एक दूसरे फॉर्म में, इसे कहा जाता है अब कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवुलेशन के बाद सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, और ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवुलेशन के पहले हमने पढ़ा है FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ये हो गया कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है आफ्टर ओवुलेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। मेल्स में बात करें तो मेल में इसका जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिक सेल्स पाई जाती हैं, और ये LH हार्मोन लेडिक सेल्स पर एक्ट करता है, और ये लेडिक सेल्स टेस्टिस में होती हैं। ऑफ कोर्स लेडिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में होती हैं, और लेडिक सेल्स भी टेस्टिस में होती हैं, और यही वो सेल्स हैं जो मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। किसका सिक्रीशन करते हैं? मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं, जिसे एंड्रोजन भी कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कह लो, एंड्रोजन कह लो, मेल हार्मोन कह लो, तीनों सेम है, और ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? लेडिक सेल से, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। दूसरा, इसके साथ साथ ही ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को मेंटेन करता है, वो प्रोसेस नॉर्मली चलता रहे उसको मेंटेन करता है, यानी ये स्पर्म फॉर्मेशन को भी मेंटेन करता है। कौन? LH हार्मोन। और FSH और LH को एक साथ हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। याद रखना, FSH एंड LH आर टुगेदर नोन एज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले हार्मोन पे, जिसे हम कह रहे हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, यानी ये ऐसा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, इजेक्शन नहीं होता, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस होगा लेकिन वो मिल्क अभी मेमोरी ग्लैंड से बाहर रिलीज नहीं होगा, तो इसे मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कहा जाता है, नॉट मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये याद रखना प्रोलैक्टिन को, ठीक है। फिर
हार्मोन्स ऑफ मिडिल लोब, हमने बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में भी एक मिडिल लोब पाया जाता है और मिडिल लोब से सिक्रीट होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH सिक्रीट होता है, इट स्टिमुलेट मेलानिन सिक्रीशन इन मेलानोसाइट्स। मेलानिन का सिक्रीशन ये स्टिमुलेट करता है और ये एक्ट करता है किसके ऊपर, मेलानोसाइट्स के ऊपर। एंड मेलानिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ कलर इन आवर स्किन। हमारे स्किन में जो पिगमेंटेशन है, जो मेलानिन की प्रेजेंस है, वो इसी जो पिगमेंटेशन है वो मेलानिन की वजह से, और मेलानिन सिक्रेट होता है मेलानोसाइट्स से। और मेलानोसाइट्स किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, MSH के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन और पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन। हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ से केवल 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन सिक्रीट होता है ADH और दूसरा सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, जिसे OT भी हम कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की या ADH की। सो ADH हार्मोन की बात करें तो ADH हार्मोन हमने रास सिस्टम में पढ़ा था, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, लेकिन एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं, उसी को रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि जब ADH सिक्रीट होता है तो ये DCT में आयंस, सॉल्ट और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा वॉल्यूम फिर बढ़ता है और यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो यानी रिड्यूसेस यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का वॉल्यूम रिड्यूस करता है ADH। जो जितना ज़्यादा ADH बनेगा उतना यूरिन का वॉल्यूम लो होता जाएगा, और जितना कम ADH बनेगा उतना यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है हाइपर सिक्रीशन। तो जितना ज़्यादा ADH बनेगा, यूरिन उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, उतना यूरिन का वॉल्यूम कम होता जाएगा। रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन इज सीन इन हाइपर सिक्रीशन। और इस रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन को, जब यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसे जो है ये हमें देखने को मिलता है कब, हाइपर सिक्रीशन के केस में। दूसरा है हाइपो सिक्रीशन, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। अगर ADH कम हुआ तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी से जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन के फॉर्म में लॉस होने लगेगा, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने लगेगा। उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। तो हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा, और डिहाइड्रेशन, हम कितना भी पानी पिएंगे लेकिन वो पानी हमारी बॉडी में रुकेगा नहीं, तो बॉडी फिर भी डिहाइड्रेटेड रहेगी हम जितना भी पानी पीते जाएं। प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और ये होता है किसकी वजह से, ड्यू टू ADH डेफिशिएंसी। ADH की डेफिशिएंसी की वजह से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क का इजेक्शन कॉज करता है। ये वो हार्मोन है जो जब सिक्रीट होता है तो प्रोलैक्टिन ने मिल्क प्रोड्यूस कराया था और ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट कराता है। तो जब भी ये सिक्रीट होगा तो मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियली भी कैटल्स में हम मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ स्टिल्बेस्ट्रॉल। स्टिल्बेस्ट्रॉल को इंजेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियली कैटल्स में मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल फॉर्म है किसका, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी कहा जाता है, ये भी नाम याद रखना, पीटोसिन, PITOCIN। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें फंक्शन मिलता है ऑक्सीटोसिन का, और वो फंक्शन क्या है कि ये प्रेगनेंसी के एंड में, ठीक है, जनरली मिल्क इजेक्शन भी कब होता है, प्रेगनेंसी जब एंड होती है तब मिल्क इजेक्शन होता है। और मिल्क इजेक्शन से ठीक पहले, ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीटस का जो है एक्सपेल्शन होता है, तो उस समय ये यूटरस की मेम्ब्रेन में
कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, यूट्रस की जो वॉल है उसमें स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक पुश फोर्स जनरेट होता है, और उसी पुश फोर्स की वजह से फीटस का एक्सपेल्शन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मिक्चुरेशन, सॉरी दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन, नॉट मिक्चुरेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन, और ये होता है किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ये हमें याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ फीटस टेक्स प्लेस बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन यूटरस विच इज़ ट्रिगर्ड बाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको ट्रिगर करता है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, नाम नोट करना है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या लेट डाउन हार्मोन भी कहा जाता है, किसको? ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट वीडियो, और इस फर्स्ट वीडियो के 2 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे उसमें इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे हम लोग पीनियल ग्लैंड, फिर जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनको हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।